होने वाले स्टूडेंट सीजीपीएससी एसीएफ और रेंजर की तैयारी स्पीड से कर रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन से वैकेंसी निकला है सब कहीं ना कहीं नोट्स सब पीडीएफ के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जुनून है पढ़ने का तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। भले ही आज ऑफलाइन कोचिंग बंद है, लेकिन हमेशा से मैं आप लोग के लिए तैयार रहूँगा। आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, मैं हूं उमेश साहू और उमेश साहू अभ्यास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ संयुक्त वन सेवा भर्ती जो परीक्षा है इसके दो प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र है और दूसरा प्रश्न पत्र है। तो आज मैं प्रश्न पत्र 2 के एनवायरमेंट सब्जेक्ट का पॉल्यूशन टॉपिक पर बात करूँगा। पॉल्यूशन टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन टॉपिक पर आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग के लिए टॉप 25 मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसको पूरा वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सिलेबस को समझते हैं। प्रदूषण के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो ये है आप लोग का सिलेबस प्रदूषण की। स्क्रीन पर जो सिलेबस दिख रहा है यही सीजीएससीएफ का सिलेबस है, पेपर नंबर 2 का। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के अंदर में कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण और तापीय प्रदूषण से तो क्वेश्चंस आते ही हैं दोस्तों। इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वह है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस, कूड़े करकट का प्रबंधन, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं भूस्खलन, मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। और इसके बाद जो सिलेबस है वह है, सिलेबस में जो शामिल है वह है जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या में भिन्नता, जनसंख्या विस्फोट, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों, अब चालू करते हैं सिलसिला वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है परजैविक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजैविक, सी ऑप्शन है ह्यूमेलिन और डी ऑप्शन है एंथ्रोपोजेनिक। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन एंथ्रोपोजेनिक। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक की संज्ञा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण का, बी ऑप्शन है भू प्रदूषण का, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण का और डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण का। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल जो है यह सभी वायु प्रदूषण का दहन का मूल स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अतः इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन वायु प्रदूषण। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन N2 और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन O2। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन, कलरलेस तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों से वातावरण में मिलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए है भारी ट्रक यातायात, बी है निर्वाचन सभाएं, सी ऑप्शन है पॉप संगीत और डी ऑप्शन है जेट उड़ान। दोस्तों, सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी जेट उड़ान है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार के यांत्रिक दोषयुक्त वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः जेट उड़ान से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है मार्स गैस और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों बी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखा जाए, सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है।
इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फार्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है मोटर वाहनों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। यहाँ पर नहीं है लिखा है दोस्तों, एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। पहला ऑप्शन है PAN, बी ऑप्शन स्मॉग, सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है ओजोन। आप लोग को बताना है दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। दोस्तों PAN का जो फुल फॉर्म होता है वो है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, यह प्राथमिक प्रदूषक है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यह क्वेश्चन आता ही है, और इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के लिए ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। ऑप्शन है पहला ए हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों गैस करो कौन सा सही आंसर हो सकता है इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस विकल्पों में से अगर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है बोल रहा है दोस्तों। ऑप्शन है स्मॉग, बी ऑप्शन अम्ल वर्षा, सी ऑप्शन यूट्रोफिकेशन और डी ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। इसका आंसर है दोस्तों स्मॉग तो है नहीं, अम्ल वर्षा भी नहीं है और एस्बेस्टोसिस भी नहीं है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है बोला है दोस्तों। इसका सही आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। आप लोग का ऑप्शन है कोल पत्थर के कोयले को, बी ऑप्शन चारकोल लकड़ी के कोयले को, सी ऑप्शन डीजल मिट्टी के तेल को और डी ऑप्शन है CNG को। दोस्तों फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है ए कोल पत्थर के कोयले को। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मृदा प्रदूषण, बी ऑप्शन वायु प्रदूषण से, सी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से और डी ऑप्शन है जल प्रदूषण से। दोस्तों क्या लगता है आप लोग को इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी मन में सोचिए दोस्तों, मन में। इसका ग्रीन मफलर जो संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण से। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट में रिसाव की घटना हुई थी।
ये घटना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है ए 2 दिसंबर 1982 1982, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर 1985, सी ऑप्शन 3 दिसंबर 1984 और डी ऑप्शन है 4 दिसंबर 1986। दोस्तों यह क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जामिनेशंस में आ चुका है, क्या पता रिपीट हो जाए, इसलिए हमको डेट को एकदम स्पष्ट याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 3 दिसंबर 1984। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस भरी थी। दोस्तों यह जो है जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था इसमें, और उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टैंकरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी और 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बज गया और सुबह 4 बजे गैसों के रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में 3,787 लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी। देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है मैथेन, सी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको तो आप लोग तुरंत अभी पढ़े हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है लाइकेन, बी ऑप्शन फर्न, सी ऑप्शन मनी प्लांट और डी ऑप्शन है अमरबेल। दोस्तों इसका आंसर आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका सही आंसर है लाइकेन, ए ऑप्शन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर हुए होते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद्य रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं, जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। लास्ट ईयर पूछा भी गया था। BOD का फुल फॉर्म एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ऑप्शन है जलीय वातावरण में, बी ऑप्शन है मृदा में, सी ऑप्शन है वायु में और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर है दोस्तों जलीय वातावरण में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, पहला ऑप्शन है खनिज प्राप्त कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है गैस प्राप्त कर रहा है, सी ऑप्शन है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है और डी ऑप्शन है एट्रोफिक है। दोस्तों देखो, लास्ट ईयर जो पूछा था BOD का फुल नेम पूछा था, तो BOD का फुल नेम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की यह मुख्य इकाई होती है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन ए है क्लोरीन की, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन की, सी ऑप्शन है ओजोन की और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन की। दोस्तों अभी अभी पढ़े हैं, जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा जा रहा है। पहला जस्ता जिंक बोला जाता है, बी तांबा, सी ऑप्शन निकल और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों जल प्रदूषक नहीं है, याद रखिए आप, एसिड रेन समझ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, अतः इसका आंसर है डी आंसर। दोस्तों वातावरण में जल से प्रतिक्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्र का कारण यह हो सकता है। दोस्तों यह डी ऑप्शन है आएगा इसका सही आंसर, जल प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है।
सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? पहला ऑप्शन है कापर, बी ऑप्शन है लेड, सी ऑप्शन है कैडमियम, डी ऑप्शन है मरकरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र और आदि प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, बी ऑप्शन भारतीय वन्य प्राणी संस्थान क्या देहरादून में है, सी ऑप्शन कहता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान क्या कोलकाता में है, और डी ऑप्शन हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान क्या अल्मोड़ा में है। दोस्तों नहीं है बोला है, तो इसका आंसर जो नहीं है उसका आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है बल्कि भोपाल में अवस्थित है। तो अगर सुमेलित नहीं है दोस्तों तो इसका आंसर सी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, बाकी सब सही है, लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान याद रखिएगा भोपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन नेपाल और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1998 में बहुत सारे देशों की पहचान की थी, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं भारत जैसे देश शामिल है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में अगर जाना जाता है तो वह इस ऑप्शन के अनुसार बी आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन को लेना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है चिपको आंदोलन, बी ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी ऑप्शन है नक्सलवादी आंदोलन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप रोक रट लीजिए। मेधा पाटकर का जो नाम है वह है किससे जुड़ा हुआ है? आप लोग गेस कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोला है? नहीं को ध्यान देना है दोस्तों, आप लोग को नहीं को ध्यान देना है। ऑप्शन ए एपिको आंदोलन, बी पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, सी ऑप्शन नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और डी ऑप्शन है शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है, गेस कीजिए। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोला है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। जी हाँ दोस्तों, बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा था। जी हाँ दोस्तों, बाकी सुमेलित है। जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अर्थात काजरी अवस्थित है। पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा अहमदाबाद में, बी ऑप्शन है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन है हैदराबाद में और डी ऑप्शन है जोधपुर में। दोस्तों इसका कमेंट कीजिएगा मुझे आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह दोस्तों आप लोग को देखना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, इसको देख लीजिए। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है? ऑप्शन है बीपी पॉल, एस पॉल, MS स्वामीनाथन और डी है आर मिश्रा। दोस्तों आपको इसका सही जवाब मुझे कमेंट करना है। ओके चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो जो अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टॉप 25 क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस और आगे करते रहिएगा। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर में निरंतर आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जॉब जो है गोल्डन जॉब है। ACF की तैयारी करना, पद पाना, पोस्ट पाना अपने आप में गौरव की बात है।
और पूरे परिवार के लिए गौरव की बात रहेगी। परिवार के साथ साथ आपके जो क्षेत्र हैं उसमें भी गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक बार फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दें।